कितना ही खुद को प्रचारित कर ले कि हमने सशक्त भू कानून लिया है, मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति पूरे प्रदेश भर में जाएगी और जो इस सरकार ने जो काला कानून एक बार फिर जनता पर थोपा है, हम इसकी सच्चाई जनता को बताएंगे और इस कानून को मूल निवास भू कानून सिरे से खारिज करती है और ऐसा कानून हमको नहीं चाहिए। ये कानून उत्तराखंड की जनता के साथ एक बड़ा छल कपट और बहुत बड़ा धोखा है। साथियों, आप सभी जानते हैं उत्तराखंड सरकार ने भूमि कानून संशोधन विधेयक विधानसभा में इसको लाया गया है और इस विधेयक के आने के बाद जो सरकार ने भूमि कानून में संशोधन किए हैं, सरकार इसको ऐसा बता रही है जैसे बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम कर दिया हो। प्रदेश भर में इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को इस ऐतिहासिक कार्य के लिए भाजपा के कार्यकर्ता बधाई दे रहे हैं। मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं, भूमि कानूनों में जो संशोधन किए गए हैं, इन संशोधनों के बाद इस राज्य में जमीनों को लूटने के और भी रास्ते खोल दिए गए हैं। कैसा कानून आप इस राज्य की जनता पर थोप रहे हो, इस बात की पड़ताल आज हम करेंगे। इस राज्य की जनता की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। लंबे समय से जनता सड़कों पर संघर्ष करती रही कि उन्हें सशक्त भू कानून चाहिए, लेकिन एक बार फिर आपने सशक्त भू कानून के बजाय इसे भू माफिया के पक्ष में बनाया है। यह उत्तराखंड की जनता के हित में कानून बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ है। सबसे पहला सवाल, जो विधेयक विधानसभा में लाया गया है, उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी परिषद क्षेत्रों की सीमा के अंतर्गत आने वाले और समय समय पर सम्मिलित किए जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में लागू होगा। अब आप सोचिए, यह कानून जो बनाया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में 250 वर्ग मीटर का प्रावधान किया गया है। कोई भी भारी व्यक्ति जो इस राज्य में 250 वर्ग मीटर तक जमीन खरीद सकता है, कोई भी गैर कृषक। 250 वर्ग मीटर का प्रावधान खंडूरी सरकार के जमाने से, तिवारी सरकार में 500 वर्ग मीटर का प्रावधान था और इस प्रावधान के तहत परिवार में एक व्यक्ति को ही आजीवन 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने की छूट पहले से ही है। लेकिन सवाल उठता है, आपने नगरीय क्षेत्रों में हमें कैसा भू कानून दिया है? देहरादून नगर निगम क्षेत्र में, ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में, हरिद्वार नगर निगम, रुड़की नगर निगम, कोटद्वार नगर निगम, श्रीनगर नगर निगम, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर नगर निगम, यहां तक कि हमारे चारों धामों में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री में, नगर पालिका क्षेत्र, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, आपका गोपेश्वर, टिहरी, देवप्रयाग, नरेंद्र नगर, चंबा, मुनि की रेती, पौड़ी, पिथौरागढ़, धारचूला, डीडीहाट, गंगोलीहाट, जितने नगर पालिका क्षेत्र है, जितने हमारे नगर पंचायत क्षेत्र है,
नगर निगम क्षेत्र हैं। मैं धामी सरकार से पूछना चाहता हूं, यहां पर आपने कौन सा भू कानून बनाया है? इन नगरीय क्षेत्रों में जमीन की खुली लूट के रास्ते आज भी तैयार हैं। यहां पर कोई भी व्यक्ति जितनी चाहे जमीनें, बेतहाशा जमीनें यहां खरीद सकता है। कोई भी यहां पर ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। और आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी और आप लोगों के संज्ञान में भी होगा, 2017 में जब त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार बनी, 385 गांवों को निकाय क्षेत्रों में शामिल किया गया, जिसमें अकेले देहरादून नगर निगम में 85 गांवों को शामिल किया गया। और इस तरह पूरे प्रदेश भर के 12 जनपदों के 385 गांवों की 50,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन नगरीय क्षेत्र में शामिल की गई। ये चोर दरवाजे सरकार ने खोले हुए हैं भू माफिया के लिए। और सरकार ने कहा है समय समय पर हम नगरीय क्षेत्रों का जो विस्तार होता रहेगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन नगरीय क्षेत्रों में शामिल होती रहेगी, उसमें जमीन का जो कानून बनाया गया है 250 वर्ग मीटर का, वो वहां पर उसका एक तरह से वो कानून वहां पर लागू नहीं होगा नगरीय क्षेत्रों में। तो सवाल अपने आप में यही उठता है, सबसे पहले हमने मांग की थी, उत्तराखंड की जनता लंबे समय से मांग कर रही है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 2, जिसमें नगरीय क्षेत्रों में ये कानून प्रभावशाली नहीं है, उस धारा को आपने क्यों नहीं हटाया? इस बात को लेकर हम पत्रकार साथियों के माध्यम से सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। आखिर क्या वजह है? आप नगरीय क्षेत्रों में जो हमारी प्राइम लैंड है, जहां पर हमारी अपनी ऐसी जमीनें हैं, वो आप भूमाफिया के हाथों, वो आप बाहर के लोगों के हाथों में आप सौंप रहे हैं। और पूरे प्रदेश भर में आप देखेंगे लगातार नगर पंचायतें नहीं बन रही हैं, नगर पालिकाओं का विस्तार हो रहा है, नगर निगम में तब्दील हो रही हैं, नगर निगमों का बहुत बड़े स्तर पे लगातार गांव के गांव शामिल हो जा रहे हैं। तो ये भू कानून किसके लिए है? आपने गांव के गांव नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, पंचायतों में शामिल कर दिए, तो आप भू कानून ला किसके लिए रहे हैं? ये सवाल मैं आपके माध्यम से धामी सरकार से पूछना चाहता हूं। और मैं तमाम उन विधायकों से भी कहना चाहता हूं, अगर आपका जमीर जिंदा है, अगर आपके अंदर स्वाभिमान है और आपने इस माटी में जन्म लिया है, तो आप इस कानून का विरोध कीजिए। एक भी विधायक अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया है जिन्होंने इस कानून का विरोध किया हो। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, सरकार जल्द से जल्द भूमि सुधार कानून की जो धारा 2 है उसको तुरंत हटाए। लगातार इस धारा के चलते हमारे प्रदेश की कृषि भूमि खत्म हो रही है और नगरीय क्षेत्रों में लगातार भूमि हमारी माफिया के हाथों में जा रही है। आप देखिए, आप नैनीताल में देखिए, आप भीमताल में देखिए, आप रामनगर में देखिए, आप अल्मोड़ा में देखिए, आप पौड़ी में देखिए, आप कोटद्वार में देखिए, कौन सा ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर जमीनें नहीं बिक रही हों? पूरे प्रदेश भर में जमीनें बिक रही हैं। तो आज सवाल इसी बात को लेकर है कि सरकार सबसे पहले इस धारा को 2 को खत्म करे और पूरे प्रदेश में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो, एक जैसा कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नगरीय क्षेत्र में आपने पूरी तरह से छूट दे दी और ग्रामीण क्षेत्र में आपने 250 वर्ग मीटर का प्रावधान रखा है। एक तरह का कानून होना चाहिए। आप जब समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो भूमि कानून भी समान होना चाहिए, हम सरकार से कहना चाहते हैं। दूसरा, अभी सरकार ने कहा कि हमने हल्द्वानी, उधम सिंह नगर और हरिद्वार को भूमि कानून के दायरे से बाहर रखा है।
हरिद्वार और उधम सिंह नगर की जनता को आपने एक तरह से चौराहे पे खड़ा कर दिया। सबसे ज्यादा भू माफिया अगर कहीं सक्रिय है तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में है। वहां के किसान परेशान हैं, वहां की जमीनें खत्म हो रही हैं, वहां के जो काश्तकारी करने वाले लोग हैं, जो किसानी करने वाले लोग हैं, वो आज वो भी नौकर बनने जा रहे हैं अपनी जमीनों पर ही। और एक तरह से ये बहुत बड़ी चालाकी के साथ सरकार ने ऐसा किया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कानूनों में जो आपने ढिलाई दी है जमीन खरीदने की, इसका मकसद साफ है, आप इस राज्य में डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं। आप चाहते हैं इस राज्य में बाहर से लोग आए, उनकी संख्या बढ़े, ताकि इस पर्वतीय राज्य की अस्मिता खत्म हो जाए। तय मानकर चलिए, हरिद्वार उधम सिंह नगर में जिस तेजी से जनसंख्या आगे बढ़ती रहेगी और बाहर से लोग वहां आते रहेंगे, जमीन खरीदते रहेंगे, तो जो आगे आने वाले समय में परिसीमन होने जा रहा है, तय है कि वहां पर 10 से 12 सीटें और बढ़ सकती हैं। ऐसा होता है तो इस राज्य की जो परिकल्पना की गई थी वो खत्म हो जाएगी। ये हमारे सामने एक गंभीर चुनौती है। इस कानून में सरकार ने एक और प्रावधान किया है, ग्रामीण क्षेत्र में 30 साल के पट्टे पर कृषि भूमि ली जा सकती है। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति 30 साल के पट्टे पर कृषि भूमि लेगा तो एक तरह से आपने जो कानून आपने जनता के सामने दिखाया कि हमने उसको मजबूत बनाया है, सशक्त बनाया है, आप इसका प्रचार कर रहे हैं, तो जनता को यह भी बताइए, अगर 30 साल के लिए कोई पट्टे पर आप जमीन देते हो, ये राज्य तो 3 साल में ही खत्म हो जाएगा। चंद सालों में ही बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े माफिया लोग आएंगे और 30 साल के जमीन पट्टे पे ले लेंगे, और जो हमारे लोग खेती किसानी करते होंगे वहां फिर वो नौकर बन जाएंगे। आप ऐसे कानून क्यों इस जनता पर थोप रहे हो? ये एक बहुत गंभीर सवाल है। इस कानून में जितने भी संशोधन हुए हैं उसका हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं। आज ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आप लोगों के सामने हमें रखने थे। आगे भी हम इस पर और गहराई से और भी तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद आपके समक्ष इस पर बात करेंगे। लेकिन इतना तय है, धामी सरकार बहुत बड़ा पाप कर रही है। यहां की जनता के विश्वास के साथ धोखा हो रहा है और इस सरकार ने जनता का विश्वास तोड़ा है। हमारी जनता का, हमारे लोगों का जो आंदोलन कर रही है सड़कों पे, उसका विश्वास तोड़ा है। और सरकार कितना ही महिमा मंडित कर ले, कितना ही खुद को प्रचारित कर ले कि हमने सशक्त भू कानून लिया है, मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति पूरे प्रदेश भर में जाएगी। और जो इस सरकार ने जो काला कानून एक बार फिर जनता पर थोपा है, हम इसकी सच्चाई जनता को बताएंगे। और इस कानून को मूल निवास भू कानून सिरे से खारिज करती है, और ऐसा कानून हमको नहीं चाहिए। ये कानून उत्तराखंड की जनता के साथ एक बड़ा छल, कपट और बहुत बड़ा धोखा है। मैं चाहूंगा पांगटी सर भी आप इसमें अपनी बात रखें। साथियों, जितने पत्रकार बंधु हैं सबको मैं नमन करता हूं। मुझे आपके आमंत्रण में आपके समक्ष आने का मौका मिला। सबसे पहले एक जो बेसिक एक इसमें एनोमली है उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। इससे पहले भी इस कानून को, भू कानून में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने संशोधन किया था। तो उस संशोधन में यहाँ जो कानून लागू था, भू कानून, उसका नाम क्या था, और आज जिस कानून का यहाँ संशोधन किया उसके नाम में परिवर्तन है। इसका अभी थपलियाल जी के मोबाइल में उसका जिक्र है, पुराने में हमने पढ़ा उसको। उस जो भूमि से संबंधित जो कानून यहाँ लागू था उसका नाम था उत्तराखंड विदिन ब्रैकेट उत्तर प्रदेश तथा जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट लिखा था। उससे पहले क्या लिखा था? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य का जिक्र था।
अब इसमें उत्तराखंड का राज्य का उल्लेख ही नहीं है। क्या आप उत्तराखंड में जो कानून लागू था उसका संशोधन कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश में जो कानून लागू है उसका संशोधन कर रहे हैं? ये प्रश्न उठेगा। ये कानूनी एक विसंगति इसमें आ जाएगी। ये मामला जाएगा कोर्ट में, उलझता रहेगा, तब तक यहाँ वारा न्यारा हो जाएगा। आप दिखा दीजिए थकलाल जी, अगर आपके पास है वो। आप मेरे पास नहीं है। पार्टी जी, सवाल यह है कि आप सिस्टम में रहे हैं। नहीं, मैं उत्तराखंड में मैं नौकरी में नहीं था, उत्तर प्रदेश में था। सरकार में आपने संचालन भी किया है। मैं उत्तराखंड सरकार में नहीं था, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। सर, यही कानून आप लोगों ने वहाँ भी इम्प्लीमेंट कराए हैं, लेकिन ये जो कानून अब सरकार लेकर के आई है, इसमें क्या कमियां हैं, आपसे बेहतर कौन समझा पाएगा? ये मैं बता देता हूँ आपको। देखो, उस समय क्या था। उस समय उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एक्ट 2-3 प्रकार के थे। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एक्ट लागू था। आपको याद होगा, गढ़वाल और कुमाऊं में कूजा एक्ट लागू था। कुमाऊं जमींदारी उन्मूलन एक्ट लागू था। आपके चक्राता क्षेत्र में जौनसार जमींदारी उन्मूलन एक्ट लागू था। और देहरादून उस समय मेरठ का पार्ट था। देहरादून शहर, देखो देहरादून को कोई जिक्र नहीं इसमें। देहरादून में उत्तर प्रदेश में जो जमींदारी उन्होंने एक्ट लागू था वो था, लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में कूजा एक्ट लागू था। और जौनसार बाबर जमींदारी उन्होंने एक्ट लागू था। 3 एक्ट लागू था। इसको मर्ज करके बाद में ये माना गया कि सभी उत्तराखंड में ये सभी लागू हो जाएगा। पता नहीं किसी समय ये सबको वो 2 कूजा एक्ट और जौनसार का एक्ट जो था उसको मर्ज करके शायद इसमें लाया, लेकिन उसका नाम भी क्या था? उत्तराखंड विदिन ब्रैकेट जमींदारी उन्मूलन एक्ट लागू था। इसमें उत्तराखंड का जिक्र है ही नहीं। आप पढ़िए इसमें क्या लिखा है। इसमें ये लिखा है, इसका हेडिंग है उत्तराखंड। उत्तराखंड ये ऊपर ये एक्ट ऊपर तो लिखा है इसमें, लेकिन इसमें एक्ट को जो अमेंड कर रखा है इन्होंने, ये उत्तराखंड ये लिखा है ना, ये उत्तर प्रदेश जमींदारी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट विदिन ब्रैकेट उत्तर प्रदेश एक्ट नंबर 1 ऑफ 1951, इसका अमेंडमेंट कर रहे हैं। ये एक्ट तो यहाँ लागू ही नहीं है। तो एक तो ये एनोमली है इसमें, एक ये है। दूसरा जो आप कह रहे हैं, एक राज्य में 2 प्रकार के कानून आप कैसे ला सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ हमारे संविधान का कहता है कानून के समक्ष बराबरी के अधिकार, इक्वलिटी ऑफ राइट्स। आप एक नागरिक पर, एक ही राज्य के एक नागरिक पर एक कानून लगाएं, दूसरे क्षेत्र के कानून पर आप दूसरा कानून लगाए तो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। अब यहाँ तो क्या है, हरिद्वार और देहरादून में दूसरा कानून लगा रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्र में दूसरा कानून लगा रहे हैं। पंकज जी, अभी हाल ही में यूसीसी लागू हुआ है, सरकार उस पर पीठ भी तपतपा रही है अपनी कि समान कानून कर दिया। फिर अब जब दूसरा कानून आता है वो कानून, तब उसी वक्त 2 तरह का कानून। हाँ, तभी तो ये गड़बड़ है ना इसमें। आपने जैसे पढ़ा अभी, आपके प्रीएम्बल में तो लिखा है ये कानून जो अभी बना रहा है पूरे उत्तराखंड में लागू होगा। ये कहा जाए, आपने पढ़ा अभी, ये लिखा क्षेत्र को छोड़ के, नगरीय क्षेत्र वो मैदानी क्षेत्र में भी नगरीय क्षेत्र को हटा के, पर्वतीय क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र को हटा के ये कहा गया पूरे क्षेत्र में लागू होगा। लेकिन अंदर आप क्या कह रहे हैं, हरिद्वार और उधम सिंह के लिए दूसरा कानून, और शेष क्षेत्र में यहाँ तक कि देहरादून में भी दूसरा कानून लागू होगा। ये इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ, कानून के समक्ष बराबर का अधिकार नागरिक को है। आप 2 कानून कैसे बना सकते हैं? संविधान का उल्लंघन होगा। तो ये भी एक एनोमली है, विरोधाभास है। इसमें कभी न कभी कोई जिसको फायदा होगा चुप रहेगा, जिसको फायदा नहीं होगा कोर्ट जाएगा। कोर्ट में ये केस चलते रहेंगे सालों तक, तब तक यहाँ सब मामला वारा न्यारा हो जाएगा। तब तक सरकार 30 साल किसने देखा है? 30 साल में देखे एक कानून और है जो आप कह रहे हैं 30 साल के लिए उन्होंने कर रखा है। कानून यह है कि अगर किसी भूमि पर आप अवैध तरीके से या लीज में लेकर अगर आप 12 साल अगर अब आप काबिज रहते हैं लगातार, वो ज़मीन आपकी हो जाती। नेचुरल लॉ के तहत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ के तहत यह है कि 12 साल, अब तो पहले तो 6.5 साल था,
अब शायद पूजा इसमें जमींदारी उन्मूलन एक्ट में शायद संशोधन हो गया, 12 साल में आपको उसमें भू स्वामित्व का अधिकार स्वतः मिल जाता है। 30 साल वही तो आप कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ, अगर ये पास हो जाता है तो आप कोर्ट जाएंगे? देखिए, हम जनता के बीच जाएंगे और अगर कानूनी रूप से इसको रोका जा सकता है आप कोर्ट जाएंगे? अभी हम जनता के बीच जाएंगे, जनता की राय मशविरा करेंगे और जनता जो भी निर्णय देगी उसके आधार पर हम आगे काम करेंगे। मोहित भाई, एक सवाल है मेरा, जिस तरह से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के माध्यम से सरकार उनको अपने में मर्ज कर रही है जी, तो एक समय ये आएगा कि सारी नगर पंचायत और नगर पालिकाएं और नगर निगम हो जाएंगे, फिर भू कानून का वो झुंझुना कहाँ लेके घूमेंगे आप? हम यही तो कह रहे हैं, असल सवाल यही है, सरकार कितनी बड़ी चालाकी कर रही है इस राज्य में भू माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए। अब आप देखिए, एक तरफ सरकार कह रही है कि हमने 250 वर्ग मीटर का प्रावधान किया है, जो भी व्यक्ति बाहर से आएगा वो 250 वर्ग मीटर अपने आवास के लिए परिवार में एक व्यक्ति आजीवन ले सकता है। ये प्रावधान बहुत पुराना है, लेकिन कहाँ लागू होगा? क्या देहरादून में लागू है? क्या ये ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में लागू है? क्या ये अन्य शहरी क्षेत्रों में लागू है? ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में लागू है। और ग्रामीण क्षेत्र में कौन लोग आ रहे हैं जमीन खरीदने के लिए 250 वर्ग मीटर? जमीनें तो हमारी जो प्राइम लैंड है, जो बेस कीमती जमीनें हैं, वो शहरी क्षेत्रों में है। वहां पर कोई भी बाहर का व्यक्ति, कोई भी गैर कृषक जितनी चाहे जमीनें उतनी खरीद सकता है। अभी देहरादून का उदाहरण हम देते हैं, 85 गांव शामिल हुए हैं नगर निगम क्षेत्र में। पहले 60 वार्ड थे, अब 100 वार्ड हो गए हैं। जो 85 गांव शामिल हुए हैं, उसकी जमीन कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से कल यहां पहुंच जाए, सारी जमीन खरीद सकता है। तो कैसा भू कानून? ये सवाल तो हम सरकार से पूछ रहे हैं। आखिर आप निकाय क्षेत्रों में आप ऐसा प्रावधान क्यों नहीं कर रहे हैं? निकाय क्षेत्रों को आप बाहर क्यों कर रहे हैं इस कानून से? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक सवाल और है मेरा जी। मान लीजिए उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कोई दिल्ली का आदमी जमीन खरीद लेता है जी, कानून वहाँ तो लागू नहीं है जी, और कुछ सालों बाद वही व्यक्ति फिर पौड़ी में आकर जमीन खरीद लेता है। पहले उसने उधम सिंह नगर में खरीदी, कुछ साल बाद वो यहीं का हो गया, उसके बाद में वो पौड़ी में खरीदता है, अन्य 11 जिलों में खरीदता है, तो क्या होगा? देखिए, अपने आप में गंभीर सवाल है। और जमीन खरीदने के लिए 250 वर्ग मीटर का प्रावधान तो ग्रामीण क्षेत्र में है। शहरी क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि उधम सिंह नगर में और हरिद्वार में कोई जमीन खरीदता है, माना। मैं ही कह रहा हूं, ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे कस्बे हैं, जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं, जो पर्वतीय इलाकों में हैं, वहां तो कोई भी खरीद सकता है। वहां ऐसा कोई कानून नहीं है कि वहां कोई हम किसी को रोक दें। माना मैं रुद्रप्रयाग जनपद से आता हूं, मैं रुद्रप्रयाग नगर पालिका में, वहां पर कोई भी दिल्ली का व्यक्ति, कोई भी हरियाणा का व्यक्ति, यूपी का व्यक्ति रुद्रप्रयाग नगर पालिका के सीमा में जमीन खरीद सकता है। तिलवाड़ा में खरीद सकता है, उखीमठ नगर पंचायत में खरीद सकता है, वो गैरसैंण में खरीद सकता है, वो पिथौरागढ़ में खरीद सकता है, वो भीमताल रामनगर कहीं भी खरीद सकता है जहां नगर निकाय क्षेत्र है। कैसा भू कानून? सरकार से ये तो सवाल हम पूछ रहे हैं, आपने कानून किसके लिए बनाया? अपने आप में गंभीर सवाल है। और नगरीय क्षेत्रों का विस्तार तेजी से हो रहा है और गांवों की जमीन हमारे नगरीय क्षेत्रों में समाहित हो रही है। और इसका मतलब ये कानून झुंझुना है, जनता के साथ धोखा है, फरेब है। और ये जो पाप किया है, धामी सरकार जो पाप कर रही है, इससे पूर्व की सरकार ने जो पाप किया है, इसका जवाब इनको जनता को देना पड़ेगा। हम लोग पूरे प्रदेश भर में जाएंगे, इनकी काली करतूतें, इनके काले कानून जनता के समक्ष एक स्पष्टीकरण इसी बिंदु पे कानून आया है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आया है, जिसमें ना तो हरिद्वार है, ना उधम सिंह नगर है, और ना ही वो नगर निगम है, ना ही वो है, वो इलाके हैं जो अभी यहाँ कैटेगरी में नहीं। देखिए आप, मेरा गांव है, ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग आते हैं, दूरस्थ इलाके मेरे गांव है। एक व्यक्ति आज तक उस गांव में 250 वर्ग मीटर की जमीन खरीदने नहीं आया। एक भी व्यक्ति क्यों आएगा? उसको उस जमीन से कोई फायदा नहीं है। जमीन से फायदा कहां है? नगरीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में, निकाय क्षेत्रों में, वहीं तो हर कोई व्यक्ति जमीन खरीद रहा है।
जो कानून बना है ग्रामीण क्षेत्र के लिए बना है 250 वर्ग मीटर का, निकाय क्षेत्रों में ये कानून लागू क्यों नहीं है? ये सवाल पूछने आए हैं। इसका मतलब ये कानून रद्दी है, इसको हमने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है और जनता भी आने वाले समय में सरकार को उसका जवाब देगी। आप इसके प्रयास में क्या करेंगे? देखिए, हम जनता के बीच आएंगे, उनको सच्चाई बताएंगे सरकार कर क्या रही है। सरकार अपना प्रचार कर रही है, तमाम नेशनल मीडिया में, रीजनल मीडिया में खबरें क्या दिखाई जा रही हैं, मजबूत भू कानून आ गया है। हमने ऐसा भू कानून तो मांगा ही नहीं है। हमने जिस भू कानून की बात की, इस राज्य की अस्मिता संसाधन बचाने की, यहाँ अतिक्रमण रोकने की, यहाँ के नदी नाले खालों को बचाने की जो हमने बात की, उस पर सरकार ने काम कहाँ किया, इस सवाल हम पूछने आए। निमित जी, आपने जो व्याख्या दी है, मतलब ये मजबूत भू कानून, ये मजबूर ये भू कानून है। और एक सवाल हो रहा है कि 250 वर्ग मीटर जो जमीन है, एक ही व्यक्ति कितनी जगह खरीद सकता है? देखिए, 250 वर्ग मीटर में तो प्रावधान पहले से तय है, परिवार का एक व्यक्ति आजीवन खरीद सकता है। हालांकि इसमें भी बहुत सारे लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन की है, उसमें पहले भी बहुत कमियां रही हैं, लेकिन सवाल अपनी जगह आज भी कायम है जो हम उठा रहे हैं नगरीय क्षेत्र का। वहाँ पर तो 250 वर्ग मीटर का प्रावधान ही नहीं है। वहाँ पर तो हरियाणा, यूपी, बिहार, प्रदेश के किसी भी हिस्से से कोई भी व्यक्ति आ सकता है और जितनी चाहे जमीनें खरीद सकता है। आपका नगर पालिका क्षेत्र कौन सा है? तो वहाँ भी कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है, वहाँ कोई